नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। अप्रैल के महीने से ही होलसेल महंगाई में 9 सालों के उच्चतम स्तर पर ये जा पहुंचा है। अब अप्रैल 2022 महीने में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 15% को पार कर 15.08% रहा है। जबकि मार्च की अगर बात की जाए तो मार्च में ये दर 14.55% रहा। फरवरी 2022 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 13.11% रहा है। थोक महंगाई दर का पिछले 5 महीने का ये सबसे उच्चतम स्तर माना जा रहा है। साथ ही जनवरी 2022 में महंगाई दर 12.96% रही थी। महंगाई दर बीते एक साल से ज्यादा समय भी हो चुका है, जहां पर लगातार दहाई के आंकड़े में ये संख्या पहुंच गई है। एक साल पहले थोक महंगाई दर 10.74% पर थी, जबकि खुदरा की बड़ी थोक महंगाई मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल 2022 महीने में महंगाई दर की मुख्य वजह पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, बेसिक मेटल्स की कीमतों में तेजी और रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़े व्यवधान से पैदा हुआ है। आपको बता दें कि होमसेल महंगाई पर जो दर है वो 15% के पार जा पहुंचा है। जबकि बीते हफ्ते खुदरा महंगाई दर का आंकड़ा, जिसके मुताबिक खुदरा महंगाई दर मई महीने 2014 के बाद अपने उच्चतम स्तर पर 7.79% पर रहा। तो इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने मंगलवार को ही कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने आज उनके चेन्नई स्थित और घर पर और दिल्ली में स्थित एक आधिकारिक आवास पर छापेमारी की। छापेमारी में उन्हें कुछ भी नहीं मिला और कुछ भी जब्त नहीं किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यहाँ ये भी कहा कि छापेमारी का समय हालांकि दिलचस्प था, क्योंकि चिदम्बरम ने एक बयान में कहा कि आज सुबह ही सीबीआई के एक दल ने उनके चेन्नई स्थित घर और दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर छापेमारी की है। कहा यह भी गया कि दल ने मुझे एक प्राथमिकी दिखाई जिसमें मेरा नाम आरोपी के तौर पर दर्ज नहीं था। छापेमारी में कुछ नहीं मिला और कुछ भी जब्त नहीं किया गया। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस बात की ओर ध्यान जरूर दिलाना चाहेंगे कि छापेमारी का समय दिलचस्प रहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे और लोकसभा सांसद कीर्ति चिदम्बरम के खिलाफ चीन के 250 नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में एक नया मामला दर्ज किया था। तो वहीं आपको बताते चलें कि ये जानकारी अधिकारियों ने मंगलवार को दी और एजेंसी ने मंगलवार को इस मामले में सुबह कीर्ति के चेन्नई और दिल्ली स्थित आवास समेत देश के विभिन्न शहरों में उनके 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी। अधिकारियों ने यह भी बताया कि सीबीआई का एक दल कीर्ति चिदम्बरम और उनके पिता और राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम के दिल्ली में लोधी एस्टेट स्थित आधिकारिक आवास पर जा पहुंचा है। और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें उन्होंने यात्रियों की जरूरत के हिसाब से श्रीनगर में विमान सेवाएं बढ़ाने समेत कई दिशा निर्देश दिए। अमित शाह ने यहां पर अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी। इसी के साथ ही करीब 6000 फुट से ऊपर की ऊंचाई पर 100 बेड हॉस्पिटल बनाने को भी कहा गया। रास्ते में यात्रियों के रुकने के लिए टेंट सिटी की इस व्यवस्था की जाए। साथ ही भूस्खलन से आई आपदा से निपटने के लिए विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। इस रास्ते में प्रकाश के लिए पूरी व्यवस्था का इंतजाम करने भी निर्देश दिए गए और ये बैठक 2 चरणों में हुई है। पहले चरण की बैठक में करीब 45 मिनट ये बैठक चली, जिसमें इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स को लेकर ये बैठक हुई थी। तो वहीं पर स्वास्थ्य, सड़क संचार को लेकर क्या क्या काम चल रहा है और अब तक क्या कुछ काम पूरा हो जाएगा, और इस पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में अमित शाह के अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव AK भल्ला, CRPF के DG कुलदीप सिंह समेत BSF और गृह मंत्रालय के कई आला अधिकारी शामिल रहे। हर साल होने वाली अमरनाथ की तीर्थ यात्रा का आयोजन 2 साल के अंतराल के बाद आज किया जा रहा है। ऐसे में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते बीते 2 सालों से इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इस बार अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होने जा रही है, जिसकी सुरक्षा की समीक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस हाई लेवल मीटिंग को बुलाया है।
तो वहीं समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। पिछले हफ्ते ही कोर्ट ने कहा था कि आजम को एक मामले में बेल मिलते ही नया केस दर्ज हो जाता है। इसके जवाब में यूपी सरकार ने कहा कि आजम खान आदतन अपराधी और भूमाफिया हैं। आजम के वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस तरह किसी को लगातार जेल में रखना क्रूरता है। सुप्रीम कोर्ट उनके मुवक्किल को अंतरिम जमानत दे। साथ ही यूपी सरकार के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सिब्बल की इन तमाम दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि आजम पर 60 से ज्यादा केस स्थानीय लोगों ने दर्ज कराए हैं। कई केस पिछली सरकार के समय में दर्ज हुए और अब जो नया मामला दर्ज हुआ है वो फर्जी दस्तावेज से स्कूलों को एनओसी दिलाने का है। ऐसे में केस दर्ज करने वाले अधिकारी को धमकाने का भी मामला एक सामने आया है। आजम पर कुछ ऐसी धाराओं में भी मुकदमे दर्ज हैं जिनमें उनके उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को उनकी रिहाई का आदेश नहीं देना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि जेल में रहते हुए यूपी के विधायक चुने गए आजम खान फरवरी 2020 से ही जेल में बंद है। उनके ऊपर लगभग 90 आपराधिक केस हैं और ये तमाम केस यूपी पुलिस के अलावा केंद्रीय एजेंसियों ने भी दर्ज करवाए हैं। और खबर अब उदयपुर से है, जहां पर उदयपुर में हुए कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर में लिए गए तमाम अहम फैसलों पर अमल को लेकर प्रियंका गांधी की मौजूदगी में दिल्ली में पार्टी के तमाम महासचिवों और प्रभारियों की अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद पार्टी महासचिव अजय माकन ने कहा कि चिंतन शिविर में लिया गया हर फैसला पार्टी के लिए नव संकल्प नहीं है बल्कि दृढ़ संकल्प है और हर एक फैसला पूरी तरह से लागू किया जाएगा। इस बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव ने कहा कि संगठन के हर स्तर पर युवाओं को 50% जगह दिए जाने का फैसला कांग्रेस कार्य समिति से लेकर सबसे निचले स्तर तक जल्द से जल्द लागू कर दिया जाएगा। तो वहीं यही बात आगे ये भी कहा गया कि इस बात का भी फैसला कर देंगे कि पार्टी के नेता जल्द ही राज्यों के दौरे पर जाएंगे और ऐसे नेताओं की पहचान की जाएगी जो ही पद पर 5 साल से ज्यादा से बैठे हैं और उन्हें जल्द से जल्द पद मुक्त किया जाएगा। एक व्यक्ति एक पद के निर्णय के तहत ऐसे सभी लोगों की पहचान की जाएगी जिनके पास 2 पद हैं और उस पर भी वो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आपको बता दें, आगे कहा गया कि माकन ने साथ ही ऐलान ये भी कर दिया कि संगठन में खाली पड़े पद भी अब जल्द से जल्द भर दिए जाएंगे। माकन ने यह भी बताया कि बीजेपी की राजनीति से टक्कर लेने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के मध्य से टुकड़ों में टूटते भारत को जोड़ने का काम कांग्रेस करेगी। यही नहीं बल्कि साथ ही 9 अक्टूबर से आजादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में पदयात्राएं भी निकाली जाएंगी। और इसी बीच बनारस की ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन मस्जिद कमेटी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका में सुनवाई के दौरान इस बीच हिंदू सेना ने भी इस मामले में उसे पक्षकार बनाने के लिए याचिका दायर कर दी है। हिंदू सेना का यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर इजाजत मिलती है तो सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के साथ ही हिंदू पक्ष भी मामले में दखल दे सकेगा। आयुक्त अजय कुमार मिश्रा को हटाया गया। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी से कहा है कि वो ट्रायल कोर्ट को आदेश 7 नियम 11 के तहत आपके आवेदन का निपटाना करने के लिए आदेश देगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण का आदेश देने वाले वाराणसी कोर्ट के आदेश को भी चुनौती देते हुए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी। आपको ये भी बता दें कि 2 दिन से जारी गहमा गहमी के बीच ज्ञानव्यापी परिसर में अभी तक हुए सर्वे को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने अपने अपने दावे किए हैं। दरअसल ज्ञानव्यापी मस्जिद और विश्वेश्वर नाथ मंदिर विवाद मामला है क्योंकि सोमवार को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये सुनवाई जारी रही। मंदिर पक्ष की ओर से कोर्ट को यह बताया गया कि निचली अदालत के आदेश पर कराए जा रहे इस सर्वे में ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के अंदर शिवलिंग मिला है। इसके अलावा मंदिर से जुड़ी कई अन्य चीजें भी ऐसी हैं जो सामने आई हैं। निचली अदालत ने अब ज्ञानव्यापी मस्जिद के उस एरिया को सील करवा दिया है जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था और करीब 1 घंटे तक चली सुनवाई में केवल मंदिर पक्ष की ओर से तथ्य पेश किए गए। कोर्ट ने यहां इस मामले की सुनवाई के लिए अब 20 मई की तिथि निर्धारित की है। उस दिन याचिका पक्ष जो है यानी अंजुमन इंतजामिया अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी।
खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां मच्छर जनित बीमारियों को बढ़ने से रोकने के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से मदर फोकी खोज अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत अंतर्गत मच्छरों का प्रजनन का पता लगाकर उन्हें नष्ट किया जाएगा। इस कड़ी में एनडीएमसी कर्मचारियों ने 771 निर्माण स्थलों, 461 सरकारी दफ्तरों और 168 अन्य निर्माण स्थलों और 25 सरकारी दफ्तरों में मच्छरों के प्रजनन और लार्वा की जांच की है। इस जांच के दौरान निर्माण स्थलों, सरकारी दफ्तरों में एडीज मच्छर का प्रजनन पाया गया है, जिसको लेकर 106 लीगल नोटिस और 77 अभियोजन दायर किए गए। इसमें 14 लीगल नोटिस हैं और 8 अभियोजन सरकारी विभागों को जारी किए गए हैं। इस दौरान एमडीएमसी की ओर से हर साल मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए मई और जून के महीने में यह अभियान चलाया जाता है और गैर आवासीय संपत्तियों में एडीज मच्छर की जांच के लिए मदर फोकी जांच अभियान चलाया जाता है। ये विशेष अभियान है जो कि एसडीएमसी के जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाया जा रहा है। साथ ही आपको बताते चलें कि एसडीएमसी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यह अभियान 2 से 6 मई तक चलाया गया, जिसमें कि एडीज मच्छर के प्रजनन का पता लगाया गया है। ये एक ऐसा मच्छर है जो कि रुके हुए साफ पानी में पैदा होता है और इसके काटने से येलो फीवर, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी तमाम बीमारियां हो सकती हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिसके लक्षण, इन तमाम बीमारियों के लक्षण की बात की जाए तो ये लक्षण बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, हाथ पैरों में दर्द और शरीर पर दाने निकलना और उल्टी जैसे लक्षण शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें कि मच्छर जनित बीमारियां फैलाने में ये मच्छर सबसे अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में इसके प्रजनन को रोकने के लिए एसडीएमसी की ओर से ये खास मदर फोकी जांच अभियान चलाया जाता है। और रुक करेंगे पंजाब का, जहां पंजाब कांग्रेस ने सोमवार को ही कह दिया है कि वो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का ध्यान शुरुआती खुशफहमियों से वास्तविकताओं की तरफ लाने के लिए जल्द ही एक राज्यव्यापी अभियान शुरू करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस आपको उसके चुनाव पूर्व किए गए वादों की याद दिलाएगी। कांग्रेस पार्टी के सभी महापौर, वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर की एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कांग्रेस की प्रदेश इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष भारत भूषण आशु ने दावा किया है कि लोग इस सरकार से नाराज हैं। कांग्रेस के एक बयान के अनुसार उन्होंने आप सरकार पर खोखली बातें करने का दावा लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप पार्टी न सिर्फ खोखली बात करती है बल्कि कुछ और भी नहीं करती। आपको बता दें कि आशु ने कहा कि हालांकि हम उनके दिमाग में डालेंगे कि वो सत्ता में हैं और अब वादों को पूरा करने का समय आ गया है। कांग्रेस नेता ने यहाँ ये भी कहा कि कांग्रेस इस सरकार को हनीमून की खुमारी से बाहर निकालने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। कांग्रेस की एक बैठक हुई और इस बैठक के बारे में आशु ने बताया है कि पार्टी अपने सभी महापौर, वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर से राज्य खास करके इसके शहरों की स्थिति के बारे में प्रतिक्रिया लेना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार का ध्यान शुरुआती खुशफहमियों से वास्तविकताओं की तरफ लाने के लिए कांग्रेस जल्द ही एक राज्यव्यापी अभियान भी शुरू करेगी। वहीं इस बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां मुंबई के अंधेरी के एक परिवार ने 27 साल पहले कोपर खैरना इलाके में फ्लैट बुक करवाए थे, लेकिन ये परिवार परेशान होता रहा मगर उनको फ्लैट अब तक नहीं मिले हैं। परिवार ने 25.7 लाख रुपए के कोपर खैराने में 2 फ्लैट बुक करवाए थे और 27 साल बाद अब बिल्डर को परिवार को लगभग 1.8 करोड़ रुपए देने होंगे, क्योंकि बिल्डर फ्लैट परियोजना को पूरा करने में नाकाम रहा। ये पूरा मामला राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद नवीनीकरण आयोग से सामने चल रहा है, जहां पर बिल्डर जसवंत भाटिया ने आयोग के सामने स्वीकार करते हुए 21 फरवरी को एक हलफनामा प्रस्तुत किया। इसमें फ्लैट खरीदारों को गुल अचरा और कांता अचरा को हर 2 महीने के अंतराल में 5 एक जैसी किश्तों में पैसे का भुगतान करने पर सहमति जताई गई थी। सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने कहा कि अगर अपीलकर्ता संबंधित अपीलों में से किसी भी किश्त के भुगतान में गड़बड़ी करता है तो आचरा परिवार राज्य आयोग के सामने आवेदन कर सकता है। फिर राज्य आयोग बिल्डर से वसूली के लिए आवश्यक वसूली प्रमाण पत्र जारी करेगा। बिल्डर मालिक भाटिया की कंपनी सिटी बिल्डर्स ने 1995 में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट सिटी एम्बेसी लॉन्च किया था और इसी दौरान गोलचरा ने उस समय में कुल मिलाकर 7.7 लाख रुपए का भुगतान किया और उन्हें 1570 वर्ग फुट का एक फ्लैट आवंटित किया जाना था।
जबकि परिवार ने 1645 वर्ग फुट का दूसरा फ्लैट के लिए 10 लाख रुपए का भुगतान किया। अप्रैल 1996 में बिल्डिंग के निर्माण के दौरान लोन वसूली न्यायाधिकरण ने भाटिया के खिलाफ लोन वसूली कार्रवाई के हिस्से के रूप में भवन को अटैच कर दिया। तो वहीं 2003 में आयकर प्राधिकरण ने इमारत को अटैच किया, इसीलिए ना तो बिल्डिंग का निर्माण पूरा हुआ और ना ही कब्जा दिया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जयपुर का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अब तस्करों की पहली पसंद बन गया है। यहां पिछले कुछ समय से तस्करों के खिलाफ कस्टम विभाग और डीआरआई कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अब लगता है कि तस्करों ने सोना तस्करी के तरीके में बदलाव किया है। दरअसल तस्कर यहां पर बिस्किट और ईंट के बजाय अब पेस्ट की शक्ल में प्राइवेट पार्ट्स में छुपाकर विदेश से सोना ला रहे हैं। अधिकतर सोना तस्कर दुबई से जयपुर हवाई जहाज के जरिए भारी मात्रा में ये सोना ला रहे हैं। तो वहीं एयरपोर्ट पर पकड़े गए सोना तस्करों की तस्करी का नया तरीका देखकर खुद कस्टम विभाग और डीआरआई अधिकारी भी दंग रह गए। दरअसल पिछले साल ही जयपुर एयरपोर्ट पर सोना तस्करी के 26 प्रकरण सामने आए थे। छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की कीमत का सोना भी जब्त किया गया और इस साल भी सोना तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सोना तस्करी का एक से बढ़कर एक मामला सामने आया और पहले अंडरगारमेंट्स, अटैची, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सोना छुपाकर लाया जा रहा था, लेकिन अब शरीर के अलग अलग पार्ट्स में सोना छुपाकर लाया जा रहा है। सोना तस्करी के कुछ प्रकरण इस प्रकार हैं कि इस साल अब तक एयरपोर्ट पर सोना तस्करी के 11 प्रकरण पकड़ में आए हैं। इनमें से करीब 5.500 ग्राम सोना बरामद किया गया है।